नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। आपके चैप्टर का नाम है पुष्पी पाठों में लैंगिक प्रजनन। उसमें आज पढ़ेंगे हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन होता क्या है, ठीक है। निषेचन के पहले हमने एक प्रक्रिया पढ़ी जिसका नाम था परागण। परागण प्रक्रिया पढ़ी थी। परागण प्रक्रिया में हमने क्या देखा था कि जो परागकोश से परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। तो परागण की प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया आती है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन में क्या होता है कि परागकण वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, फिर उनका अंकुरण होता है वर्तिकाग्र से पोलन ट्यूब के सहारे वो कहाँ जाते हैं, बीजांड में। और बीजांड में जाकर बीजांड में पाई जाने वाली मादा युग्मक या हम कहें तो मादा जनन कोशिका या एग सेल से वो क्या होते हैं, संलयन करते हैं। यानी नर युग्मक मादा युग्मक से संलयन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को ही फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है। ठीक, तो निषेचन की प्रक्रिया जो है आपकी परागण की प्रक्रिया के बाद होती है, ठीक है। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं। तो ये जो निषेचन की प्रक्रिया है ये विभिन्न चरणों में होती है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से इसके चरण होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं निषेचन के चरण, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स देखते हैं। निषेचन की चरण पहला होता है परागकणों का अंकुरण। सबसे पहले क्या होते हैं, परागकण यहाँ पर जो है परागकोश से निकलकर वो परागकण कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। ये क्रिया तो परागण हो जाती है। वर्तिकाग्र पर आने पर जब यहाँ पर परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण जो होता है वह प्रक्रिया जो है 2 मिनट से लगा के 2 दिनों तक वो प्रक्रिया भी चलती रहती है अंकुरण की, ठीक है। अंकुरण की प्रक्रिया चलने के बाद क्या होता है कि जो परागकण होता है उसके जो बाहरी भाग होता है परागकण का, या जो एक्साइन उसके परागकण का बाहर की लेयर क्या होती है, एक्साइन के ऊपर क्या होता है, जर्मपोर। वो जर्मपोर से पराग नली निकलती है। जर्मपोर से पराग नली निकलती है और पराग नली जो होती है, पोलन ट्यूब जो होती है, वो वर्तिकाग्र पर खुलती है, स्टिग्मा पर स्टाइल से होती हुई कहां पर जाती है, अंडाशय में जाती है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक तक वो जाती है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से ये पराग नली जाती है, ठीक है। और कुछ पौधों में एक ही पराग नली होती है, किंतु मालवेसी कुल के पौधों में कई पराग नली होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से परागकणों का अंकुरण हो जाता है कहां पर, स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। उसके बाद में आता है पराग नली का पथ। तो पराग नली का पथ तो यहाँ पर जो स्टाइल होती है, वर्तिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो ठोस और खोखली। तो खोखली जो वर्तिकाग्र होती है उसमें पराग नली क्या होती है, जो पराग नली होती है वो बीचों बीच होती हुई कहां पर जाती है, एम्ब्रियो सेक में जाती है, ठीक है, खोखली में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पराग नली का पथ होता है जो कि स्टाइल से होता हुआ कहां पर जाता है, यहाँ पर जाता है एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है भ्रूणकोश में पराग नली का प्रवेश। अब भ्रूणकोश जो होता है ये एम्ब्रियो सेक जो होता है भ्रूणकोश, इसके अंदर पराग नली का क्या होता है, पराग नली का प्रवेश होता है। इसके लिए आप देखते हो कि नीचे सिनर्जिड्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। 2 और एक कोशिका होती है ऊपर वाली। तो ये जो सिनर्जिड्स कोशिका है इनसे होता हुआ एक सेल पे जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, एक सहायक कोशिका जो है वो क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, किंतु एक कोशिका रहती है। इससे होता हुआ वो एम्ब्रियो सेक में अंदर प्रवेश कर जाती है, क्या, भ्रूणकोश में पराग नली का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद यदि आगे हम देखें तो नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। पराग नली अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद उसका स्फुटन हो जाता है, या स्फुटन नहीं होता है तो वहां पर सिरा बन जाता है। वो सिरा बन जाता है, उस सिरे से दोनों नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। या तो कोई किसी में 2 पर आगे जाके पराग नली 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो एक सेल की तरफ जाती है और एक जो द्विगुणित केंद्रक है उसके तरफ जाती है, ठीक है। तो कुछ पौधों में ऐसी भी पराग नली 2 भागों में भी बढ़ जाती है।
इस प्रकार से दोनों नर युग्मक क्या हो जाते हैं, जो है भ्रूण कोश के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने के बाद एक जो होता है, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र होने के बाद अगली प्रक्रिया होती है नर तथा मादा युग्मकों का संयोजन या फ्यूजन। ठीक है, तो संयोजन होता है, संलयन होता है, मतलब तो अंदर स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद एक किससे मिलेगा, आपको पता है बीच में एक द्विगुणित केंद्रक होता है। ठीक है, तो एक नर युग्मक तो एक सेल जो कि यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, एक नर युग्मक किसको फर्टिलाइज निषेचित करेगा, एक करेगा एक सेल को। ठीक है, अंड कोशिका को, और एक जो नर युग्मक है वो किसको करेगा, द्विगुणित केंद्रक को। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नर युग्मक जो है एक सेल को यानी एक कोशिका जो होती है उसको निषेचित संलयन होगा उससे, और एक जो होगा द्विगुणित केंद्रक से होगा। तो जो पहला वाला होगा, पहला नर युग्मक जो कि एक सेल को निषेचित करता है या संलयन उससे होता है उसका, तो वो कहलाता है सत्य निषेचन या सिनगेमी। क्या बोला जाता है उसको, सत्य निषेचन या सिनगेमी। उसके बाद जो अगला जो एक नर युग्मक और बच गया, वो द्वितीय केंद्रक को भी क्या करेगा, द्वितीय केंद्रक जो होता है यहाँ पर दो गुणित केंद्रक जो पाया जाता है बीच में, उससे निषेचन, उससे संलयन करेगा। उससे संलयन करेगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ तो द्विगुणित केंद्रक बनता है, ये द्विगुणित बनता है, और जिसे सत्य निषेचन कहते हैं, और यहाँ पर पहले से मौजूद दो गुणित केंद्रक होता है। ठीक है, ये 2n से फिर एक नर युग्मक मिलता है तो 3 गुणित केंद्रक बन जाता है, और उसको बोला जाता है भ्रूण कोश। क्या बोला जाता है, भ्रूण कोश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश बन जाता है, 3 गुणित केंद्रक हो जाता है, और उसको कहा जाता है भ्रूण कोश, जो कि बाद में बीज के अंदर उपस्थित होता है। जब भी आप बीज का अंकुरण होता है, भ्रूण कोश की सहायता से बीज जो है वृद्धि करके पौधा बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 बार निषेचन हुआ, एक बार तो एक सेल से और एक बार द्वितीय केंद्रक से जो कि मध्य में पाया जाता है। इन दोनों से निषेचन होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, द्विनिषेचन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया हुई। इस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या है। द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, एच.जी. नवास्चिन, जिन्होंने 2 पौधे लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया के अंदर ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया को खोजा था सन 1898 में। ठीक है, 1898 में एच.जी. नवास्चिन ने ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया का खोज किया था इन 2 पौधों में। ठीक है, उसके बाद में द्विनिषेचन के बाद जो एंटीपोडल सेल बनती है, ठीक है, एंटीपोडल सेल जो बचती है वो सेल्स क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, द्विनिषेचन के बाद ठीक निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, आपने देखा है कि यहाँ पर ये दोनों नर युग्मक अंदर चले जाते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, 2 नर युग्मक होते हैं। ये हमने लघु बीजाणु की जो प्रक्रिया थी उसमें देख लिया था कि 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटा नर युग्मक है, वो छोटा नर युग्मक क्या करता है कि सबसे पहले एक सेल दिख रही है आपको यहाँ पर, एक सेल, ये छोटा नर युग्मक जो होता है, ये छोटा वाला जो है एक सेल या अंड कोशिका एक सेल से क्या करेगा, संलयित हो जाता है। ठीक है, संलयित होकर, ठीक है, संलयित होकर ये क्या बनाता है, जायगोट का निर्माण करता है यानी युग्मनज बना लेता है। ठीक है, यानी जायगोट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो एक नर युग्मक ने तो क्या बना लिया, जायगोट का निर्माण कर दिया, यानी एक निषेचन जो हुआ वो उससे क्या बन गया, जायगोट बन गया, युग्मनज बन गया। ठीक है, लेकिन जो बड़ा वाला नर युग्मक होता है, बड़ा नर युग्मक जो होता है, वो जो बड़ा नर युग्मक होता है वो आगे चलकर जो कि केंद्र में पाया जाता है, एम्ब्रियो सेक के केंद्र में पाया जाता है 2 गुणित न्यूक्लियस या द्वितीयक न्यूक्लियस, जिसको द्वितीयक न्यूक्लियस कहते हैं।
तो द्वितीयक न्यूक्लियस से वो संलयित होता है, उससे फ्यूजन करता है। तो द्वितीयक न्यूक्लियस पहले से क्या होता है, 2 गुणित, फिर एक नर युग्मक उससे संगुणित होता है और इस प्रकार से त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, जिसको क्या बोला जाता है, त्रिक संलयन। क्या बोला जाता है इसको, त्रिक संलयन। ठीक है। या तो यहाँ पर हमने देखा कि एक नर युग्मक ने ऊपर छोटे वाले नर युग्मक ने जाइगोट बनाया संलयित होकर, और दूसरे वाले नर युग्मक ने त्रिक संलयन किया, यानी द्विगुणित द्वितीयक न्यूक्लियस के साथ वो संयोजन हुआ। तो हमें ये क्या मिला, यहाँ पर निषेचन 2 बार होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है नर युग्मकों के द्वारा 2 बार निषेचन करने के कारण इसको क्या बोला जाता है, द्विनिषेचन। ठीक है। यहाँ पर जो है नर युग्मक, दोनों नर युग्मक ये अलग अलग प्रकार से निषेचन कर रहे हैं, इस प्रकार से क्या कहलाता है, द्विनिषेचन। ठीक है। इस प्रकार से द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं द्विनिषेचन के महत्व। द्विनिषेचन के महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, यानी उसका महत्व हम देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है। ठीक है। हम बात करें द्विनिषेचन के महत्व की, तो द्विनिषेचन का महत्व बहुत है। हम देखें तो द्विनिषेचन के कारण क्या होता है, द्विनिषेचन के कारण जो होता है ये आवृत्ति बीजों का एक प्रमुख लक्षण है। द्विनिषेचन जो होता है आवृत्ति बीजों का प्रमुख लक्षण है। द्विनिषेचन के द्वारा क्या होता है कि जो त्रिक संलयन होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर, उससे त्रिक संलयन के कारण क्या होता है, द्वितीयक जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो होता है, द्वितीयक केंद्रक जो होता है, उसके अंदर जो है त्रिक संलयन के कारण उद्दीपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे पोषक ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है। एक तो यह महत्व हुआ। दूसरी चीज कि जो पोषक बनता है भ्रूण कोश के अंदर जो भ्रूण कोश बनता है, वो भ्रूण कोश जो होता है वो उसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर 2 के गुण होते हैं, 2 युग्मक मादाएं दोनों जनकों के उसके अंदर गुण पाए जाते हैं भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है। उसके अलावा जब भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण का विकास होता है, तो ही भ्रूण कोश का विकास भी होता है, नहीं तो भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। 2 वैज्ञानिक यदि हम बात करें ब्रिंक एंड कूपर की, तो ब्रिंक और कूपर ने यह बताया था कि द्विनिषेचन के कारण जो भ्रूण कोश बनता है वो जो है संतति में ओज की वृद्धि करता है, उसका जो संकर होता है वो संकर ओज बनता है। ठीक है। ओज गुण वाला होता है। तो इस प्रकार से द्विनिषेचन के ये बहुत सारे महत्व थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा आज हमने निषेचन के बहुत सारे चरण देखे, निषेचन देखा कि निषेचन होता क्या है, निषेचन के चरण देखे हमने किस प्रकार से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में हमने डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन देखा, द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कैसे संपन्न होती है, ये भी देखा हमने, और द्विनिषेचन का महत्व देखा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, बाकी इस अध्याय का जो कुछ पोर्शन बच गया है वो हम अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।